Hello everyone, welcome to Arambh Academy. This is Samir Sadana and we are starting with CAT 2026 DLR Foundation series. This is going to be a very important series for all the aspirants who are preparing for CAT 2026. बच्चों इस सीरीज के अंदर हम सारे टॉपिक्स के बेसिक्स को अच्छे से कवर करेंगे. ये आपका फर्स्ट स्टेप है. दिस इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ योर CAT एग्जाम प्रिपरेशन. सारे टॉपिक्स का आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा इस फाउंडेशन सीरीज से और काफ़ी सारे सेट हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे. ऑलमोस्ट इन एवरी सिंगल सेशन वी विल बी कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 3 सेट और सारे ही टॉपिक्स के बेसिक्स मैं आपको इस सीरीज के अंदर करवाने वाला हूं बच्चों. राइट, तो ये सीरीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे CAT 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज के साथ आप DLR को अंडरस्टैंड कर पाओगे. CAT में किस तरह के सेट आते हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे. इस सीरीज के अंदर हम CAT के PYQs भी सॉल्व करेंगे काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन सेट भी हम सॉल्व करेंगे. तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि CAT में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या स्किल सेट्स की आपको रिक्वायरमेंट है. DLR सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए, CAT के एक्चुअल सेट को सॉल्व करने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, क्या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, इससे आपको कंप्लीट आइडिया लगेगा और आप अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे. तो जो भी बच्चे CAT 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर DLR सेक्शन, यू गाइस कैन स्टार्ट विद दिस अमेजिंग फाउंडेशन सीरीज बच्चों. राइट, तो आज के सेशन में हम एक बेसिक अप्रोच बेस्ड सेट जो होते हैं उनको ट्राई करेंगे. फर्स्ट सेशन जो हमारा DLR की फाउंडेशन सीरीज का रहने वाला है, that will be about how to solve any set of logical reasoning with by following the instructions given in the set. There are a lot of sets in CAT exam जो सिर्फ instructions को properly follow करके easily solve किए जा सकते हैं. इनफैक्ट आज के सेशन में आप ये सीखोगे कि रीडिंग का DLR सेक्शन में इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज आप लोग मेरे साथ इस सेशन में CAT के एक्चुअल सेट सॉल्व करने वाले हो, और वो भी बिना किसी थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के, बिना किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को रटा मारे हुए बेसिक अप्रोच को सीखना है आज आपको. टुडे सेशन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि LR के किसी भी सेट को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है, बेसिक अप्रोच क्या होता है. राइट, सो एनी LR सेट, राइट, विच यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, उसको स्टार्ट जब करना है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो. राइट, देखो LR में बहुत सारे टॉपिक्स हैं. डेटा अरेंजमेंट है, लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट है. राइट, वी हैव गेम्स एंड टूर्नामेंट, वी हैव क्वांटिटेटिव रीजनिंग, टीम फॉर्मेशन, ग्रुपिंग, शेड्यूलिंग, सीक्वेंसिंग, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं. इन सारे टॉपिक्स के बेसिक्स में आपको इस सीरीज के अंदर कंप्लीट करवाने वाला हूं. लेकिन इन सारे सीरीज के सेट्स को सोल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज कि किसी भी सेट को सोल्व करने का जो बेसिक अप्रोच है, राइट, वो है इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना. बिकॉज अगर आप इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड नहीं करते हो तो आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते हो. राइट, और इंफॉर्मेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, किसी भी सेट को सोल्व करने का जो बेसिक अप्रोच रहता है, दैट स्टार्ट्स विद द रीडिंग ऑफ द सेट, इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेट, प्रॉपरली फॉलोइंग ऑफ द सेट्स. तो कैसे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को रीड करके भी आपके काफी सारे सेट बिना किसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के सॉल्व किए जा सकते हैं. दैट्स व्हाट यू गाइस विल बी लर्निंग. मतलब आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन अगर समझना आता है तो उससे भी आप काफी सारे सेट CAT के सेट को सॉल्व कर सकते हो. आज के सेशन में 3 हम टोटल सेट सॉल्व करेंगे. उसके अंदर पहला सेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों प्रॉपरली प्योरली इंस्ट्रक्शंस बेस्ड है. मतलब एग्जामिनर जो पॉइंट्स आपको दे रहा है उनको कितना अच्छे से आप कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, उनके राइट मीनिंग को आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो. इफ यू कैन get to the right meaning of those statements, you guys will be able to crack it with your basic skills of solving the puzzles. और ये आपको वो skill set develop करने में help करेगा बच्चों. राइट, कुछ की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप किसी भी टॉपिक का कोई भी लॉजिकल रीजनिंग सेट आप जब भी सॉल्व कर रहे हो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है कि CAT के बहुत सारे LR सेट ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रक्शन ड्रिवन होते हैं. राइट, मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है. आपको ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक पे स्पेसिफिक कोई पहले फॉर्मूलाज या कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज या टेक्निक्स पता होनी चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं होता है. सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना, उनको राइटली इंटरप्रेट करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. और आज हम वैसे पजल सॉल्व करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेटा के जो इंस्ट्रक्शंस है, जो पॉइंट्स, जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें आपको वो डायरेक्शन दे रहा है कि किस तरह आपको इस सेट में करना क्या है, मेक श्योर दैट यू रीड स्लोली एंड रीड एक्टिवली. मतलब आप एग्जैक्ट मीनिंग को सही ढंग से इंटरप्रेट करो. सिर्फ रीड करके आगे मत बढ़ो, उसके एग्जैक्ट मीनिंग को अंडरस्टैंड करो. राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर दैट कि जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स आपको दिया आप उनको प्रॉपरली नोट डाउन करो. राइट, और ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझो. ये कुछ 4-5 चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑलमोस्ट हर लॉजिकल रीजनिंग सेट को जब आप सोल्व करो तो आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी बच्चों. राइट, और कोई भी सेट को अप्रोच करने के लिए जो बेसिक लॉजिकल टेक्निक्स हैं बच्चों, वो बेसिक लॉजिकल टेक्निक्स क्या है कि केस फॉर्मेशन अगर हो रहा है जब भी कोई आप सेट सॉल्व कर रहे हो, राइट, मे बी इट माइट यू माइट फाइंड दिस टर्म टेक्निकल कि यार केस फॉर्मेशन क्या होता है. जब भी कोई पजल आपको दिया जाता है ना, तो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग होता क्या है, इट्स मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अरेंजमेंट ऑफ द डेटा. राइट, एंड एग्जामिनर गिव्स यू इंफॉर्मेशन जो कि
ऑर्गेनाइज नहीं है। आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक लॉजिकल स्टेटमेंट को कंक्लूड करना होता है और उसको यूज करके डेटा को प्रॉपर्ली अरेंज करना होता है। मोस्ट ऑफ द एलआर सेट इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, राइट। तो जब आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स को यूज करते हो, कंबाइन करते हो, और उससे जब भी कोई नया स्टेटमेंट कंक्लूड करने की ट्राई करते हो, तो वो कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस ट्राई करने पड़ते हैं, तभी आप एक कंक्लूजन पे पहुंच पाते हो। इसको बोलते हैं केस फॉर्मेशन। तो ये आपको स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा कि केस को किस तरह से फॉर्म किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस को कैसे ट्राई किया जाता है। आज के सेशन में आप सीखोगे और आने वाले बहुत सारे सेट के अंदर आप ये टेक्निक्स को प्रैक्टिस करोगे और धीरे धीरे ये चीजें आपकी डेवलप हो जाएंगी, राइट। एलिमिनेशन ऑफ इम्पॉसिबल ऑप्शंस, कुछ ऐसे एग्जामिनर आपको कॉन्स्ट्रेंट्स देता है, राइट, इंस्ट्रक्शंस के अंदर, जिसको अगर आपने प्रॉपर्ली नोट डाउन किया हो तो उन कॉन्स्ट्रेंट्स को फॉलो करके आप बहुत सारे ऑप्शंस को उन्हीं कॉन्स्ट्रेंट्स पे ही एलिमिनेट कर सकते हो, उनको ट्राई करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। और इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो कॉन्स्ट्रेंट्स आपको दिए हैं उसमें से उसका राइट मीनिंग अंडरस्टैंड करो, डायरेक्ट डिडक्शन करो फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन, और बहुत बार आपको 2 और मोर कंडीशंस को कंबाइन करके नया इंफॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। दीज आर द बेसिक लॉजिकल टेक्निक्स दैट यू विल सी गेटिंग यूज इन एवरी एनी काइंड ऑफ एलआर सेट्स दैट यू आर सॉल्विंग, राइट। तो आज के सेशन में तो ये 4-5 लर्निंग्स अपने को करनी है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों सेट के साथ। तो ये हमारा पहला सेट है बच्चों, राइट। अब ये पहला सेट है, लेट्स सी दिस नाउ। सम ऑफ यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट कि यार ये क्या, बहुत सारे बच्चे जो इस डेटा को रीड नहीं करेंगे ना प्रॉपर्ली, तो उनको कभी आइडिया नहीं लगेगा कि इस सेट को सोल्व कैसे करना है। पहला स्टेप जो है एलआर का, जैसे कि मैंने बोला, आप प्रॉपर्ली पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड करो और इस गिवन डेटा को कनेक्ट करो, राइट, कि ये गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को इस बात को समझाना है आपको, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से। इट सेज दैट इन ए हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर called Nebula X, there is a specialized cluster of 8 server racks identified by ID numbers 301 through 308. Okay, cluster of 8 servers, right? ये clusters of 8 server आपको दिया हुआ है, जिनका ID नंबर 301 से लेके 308 तक है। तो ये राइट रैक्स का, डिफरेंट रैक्स का ID नंबर है 301, 302 up to 308. Now these racks are arranged such that every rack must be physically connected, sharing a boundary to at least one other rack that has a consecutive ID number. That's the main underlying principle of the set. इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इस सेट को सॉल्व करने, आपको जब भी कोई सेट सॉल्व करना है, उसमें जो पॉइंट्स आपको दिए उनके एग्जैक्ट मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, राइट। अब ये पूरा का पूरा सेट सिर्फ इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड है। जो बच्चा इस स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा, उसको इस सेट को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक केसेस ट्राई करके आप सेट को सॉल्व कर सकते हो। कि ये जो रैक्स हैं जिनका नंबर आपने 301 से लेके 308 तक रखा हुआ है, इस रैक्स को आपने ऐसे अरेंज करना है दैट एवरी रैक मस्ट बी फिजिकली कनेक्टेड। और कनेक्टेड का मतलब है कि वो आपस में एक बाउंड्री शेयर कर रहे हो टू एटलीस्ट वन अदर रैक दैट हैज ए कंसेक्यूटिव आईडी नंबर। मीनिंग ये हुआ कि अगर मेरे पास एक रैक है 301, तो इसकी जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री में, राइट, इसकी बाउंड्री किसी एक और रैक नंबर के साथ शेयर होनी चाहिए जो 301 के कंसेक्यूटिव में आता है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं ये आई एम श्योर आप सब बच्चों को पता होगा। तो दैट मींस 301 का कंसेक्यूटिव नंबर है 302, मतलब इन 4 बाउंड्री में से किसी एक बाउंड्री पे रैक नंबर 302 डेफिनेटली होना चाहिए। मतलब ये रैक नंबर 2 या तो 302 इस बाउंड्री पे आया, या इस पे, या इस पे, या इस पे, ये कंपल्सरी है कि एवरी रैक must be physically connected to at least one other rack। और physically connected का मतलब है कि उसकी बाउंड्री शेयर होनी चाहिए। That's the only point, only line that you need to understand to solve the set। अब इसके लिए मुझे कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स या कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलाज नहीं चाहिए। एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्शंस दिया, मेरे को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और उसके बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, सर्वर रैक 303 मस्ट शेयर ए बाउंड्री विद ईदर 302 और 304। ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया वही इसने बोला कि जैसे अगर हम 303 की बात करें तो या तो ये 302 के साथ कनेक्ट होना चाहिए या फिर 304 के साथ। लेआउट बिलो शोज द ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लस्टर्स, द लोकेशन ऑफ रैक्स 301 एंड 308 आर फिक्स्ड। तो ये जो है, ये लोकेशन ऑफ रैक जो 301 से 308 है, वो उनका जो क्लस्टर है वो इस फिगर में आपको दिया है कि यहाँ 301 है, यहाँ 308 है, और बाकी जो रैक्स हैं उनको आपने नेम कर दिया PQRSTU से, राइट, PQRSTU से। अब इस पे बेस्ड आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, राइट। जो बच्चे रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं तो प्लीज एक बार इस सेट को आप अटेम्प्ट खुद से जरूर करना, बिकॉज एलआर को सीखने का एक और जो तरीका है वो यही है कि आप जब तक सेट को खुद से अटेम्प्ट नहीं करते हो तब तक आपकी लर्निंग्स नहीं हो पाती हैं। बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को इवेल्युएट करो जब भी आप सेट सोल्व करते हो, वेदर योर थॉट प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द सेट वाज राइट और रॉन्ग।
राइट दैट यू विल लर्न ओनली आफ्टर वॉचिंग द सोल्यूशन। बट आपके अप्रोच में क्या मिस्टेक्स हैं उसका इवेल्युएशन तो तभी हो पाएगा जब आप खुद से सेट को पहले से अटेम्प्ट कर चुके हो, राइट। तो इस सेट को सोल्व करते हैं बच्चों, इसलिए प्लीज अटेम्प्ट जरूर करना है, डायरेक्ट सोल्यूशन से आपकी लर्निंग कुछ भी नहीं होगी। तो मेक श्योर दैट कि आप इस सेट को पहले खुद से अटेम्प्ट करो बच्चों, राइट। क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि इफ द सर्वर रैक आर एंड टी आर असाइन कंसेक्यूटिव आईडी नंबर्स, बोले कि आर एंड टी को अगर हम कंसेक्यूटिव आईडी नंबर्स दें विद R being the smaller number, then in how many ways can all the server racks be numbered? R और T को consecutive number देना है बच्चों आपको, right? With R being the smaller number, जिसमें R और T को दोनों को बच्चों कंसेक्यूटिव नंबर देना है। ये एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस है तो आपको एज इट इज फॉलो करनी है, जिसमें R का जो नंबर होना चाहिए वो T से कम होना चाहिए। R का वैल्यू हैज टू बी लेस देन T। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो नंबर्स थे वो 301 से लेके 308 तक थे, जिसमें से 301 हमने यहाँ पे डाल दिया और 308 हमने यहाँ पे डाल दिया, राइट। तो हमारे पास जो नंबर बचे वो नंबर्स में कौन कौन से नंबर है? आई एम श्योर सबको नंबरिंग तो आती होगी। 302 है, 303 है, 304, 305, 306, 307। और क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग रैक्स जो हैं इनकी बाउंड्री एक कंसेक्यूटिव नंबर से शेयर होनी चाहिए, ऐसा कंपल्शन है बच्चों। तो अगर ये 301 है, अब 301 वाला जो रैक है इसकी बाउंड्री या तो इसके साथ शेयर हो रही है या इसके साथ पी के साथ शेयर हो रही है, तो इन दोनों में से एक रैक इसका कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए। बट ये नंबर तो कंसेक्यूटिव नहीं है, 308 है। तो क्या ना इसे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे पी में तो डेफिनेटली 302 ही डालना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड दीज टू रैक्स टू बी कंसेक्यूटिव। इस रैक का बाउंड्री इसके साथ ही शेयर हो रहा है, तो इसको कंसेक्यूटिव लाने के लिए मुझे इसको 302 डालना पड़ेगा। तो आउट ऑफ द नंबर्स दैट आई एम लेफ्ट विद 302 को तो मेरे यही डालना पड़ेगा। अब मुझे आर और टी के अंदर कंसेक्यूटिव नंबर्स डालने हैं बच्चों, राइट। अगर आर और टी में कंसेक्यूटिव नंबर्स डालने हैं तो सारे रैक्स की नंबरिंग कितने डिफरेंट वेज में हो सकती है? दिस इज माय क्वेश्चन गाइस, राइट। ये क्वेश्चन मुझसे एग्जामिनर ने पूछा। ओके, आर और टी को कंसेक्यूटिव नंबर डालना है बच्चों, राइट। तो आर और टी को कंसेक्यूटिव नंबर आप कैसे ले सकते हो? दो कंसेक्यूटिव नंबर्स मेरे को इनमें से पिक करने, इफ आई से कि यार दो कंसेक्यूटिव नंबर उठा के दो मेरे को, राइट। फॉलो करो इंस्ट्रक्शन को, कंसेक्यूटिव नंबर्स उठाने हैं ना, तो कंसेक्यूटिव नंबर या तो 303 और 304 हो सकते हैं, या फिर 4 और 5 हो सकते हैं, या फिर 5 और 6 हो सकते हैं, या फिर 6 और 7 हो सकते हैं। यही 4 होंगे। इन्हीं को बोलते हैं केसेस। उसने बोला कि कंसेक्यूटिव नंबर्स डालो, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स में 3 और 4 भी आएगा, 4 और 5 भी आएगा, 5 और 6 भी आएगा, 6 और 7। तो ये 4 केसेस बने। मैंने बोला केस फॉर्मेशन आपको सीखना है। तो जब किसी स्टेटमेंट से कोई स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए आपको मल्टीपल केसेस फॉर्म करना पड़े, तो आपको उनको ट्राई आउट करना होता है ना। तो अब मुझे बोला कि आर और टी में कंसेक्यूटिव नंबर्स डालो, तो मेरा पहला केस है 303 और 304, राइट। तो मैं आर और टी में पहले 303 और 304 डाल के देखता हूं। इफ आई से कि यहां पे 303 और 304 डाला, कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि सर यहां 3 और 4 क्यों डाला, यहां 4 और 3 भी तो डाल सकते थे। नहीं, उसने बोला कि आर की वैल्यू टी से कम होनी चाहिए, तो 3 यहां पे 4। ओके, इज क्लियर? ठीक है, तो 303 कम है ना 304 से, तो 303 इसलिए यहां पे आएगा बच्चों, राइट। तो ये 303 हुआ, ये 304 हुआ। अब मुझे इस कंडीशन पे चले जाना है कि बाउंड्रीज जो है रैक्स की कंसेक्यूटिव नंबर्स आने चाहिए, जो दो रैक्स एडजेसेंट में है, राइट, वो डेफिनेटली इसके साथ एक कंसेक्यूटिव नंबर आना कंपलसरी है। अब 308 ना तो इसके कंसेक्यूटिव है, ना इसके, ना इसके, ना इसके। इस केस में अगर मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है जो कंसेक्यूटिव वाली कंडीशन है, तो 308 के कंसेक्यूटिव में मुझे यहां पे 307 डालना पड़ेगा, राइट एवरीबॉडी। सो ये नंबर यहां पे 307 ही आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता। 306 अगर डाला मैंने तो 308 के कंसेक्यूटिव तो फिर कोई नंबर नहीं हुआ, तो मेरा ये वाला कंडीशन डिस्टर्ब होगा। हमें कॉन्स्ट्रेंट्स को ही फॉलो करना होता है, कंडीशंस को ही फॉलो करना होता है, वही हमें डायरेक्शन देते हैं किसी भी एलआर के सेट को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो यहां 304 आया, यहां पे 307। बहुत बेसिक है बच्चों, बहुत सिर्फ सिंपल इजीली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है आपको। ओके, अब जो मेरे पास नंबर बचे वो 5 और 6 बचे, राइट। तो 302 और 303 आ गया। अब अगर मैंने 305 यहां पे डाल दिया, राइट, तो 305 के कंसेक्यूटिव कोई नंबर नहीं डाल रहा है यहां पे, तो 305 यहां नहीं डाल सकता है, राइट। राइट, मैं आपको डाल के दिखाता हूं कि अगर जो नंबर बचा मेरे पास 5 और 6, इफ आई यूज द नंबर 305 हियर, डू यू सी दैट अगर 305 डाला तो इसके एडजेसेंट में कोई भी रैक 305 के कंसेक्यूटिव वाला नंबर नहीं लेके बैठा हुआ, तो यहां पे 305 नहीं डाल सकते हम। अगर यहां 305 नहीं डालोगे तो फिर मुझे यहां 305 डालना पड़ेगा।
तो फिर यहाँ पे 306 बचेगा, लेकिन 306 इस टाइम पे 303 के भी कंसेक्यूटिव नहीं है, 302 के भी कंसेक्यूटिव नहीं है। मीनिंग ये हुआ कि मेरा पहले वाला जो केस है ये बच्चों एलिमिनेट होता है, राइट। ऐसे फिर मुझे दूसरा केस ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि 3 और 4 तो यहां पे नहीं रखा जा सकता, ये वाला केस वर्क नहीं कर रहा है। अगर 304 यहां पे नहीं रखा जा रहा है, 3 और 4 नहीं रख पा रहे हो, तो फिर हम दूसरा केस ट्राई करेंगे 4 एंड 5 वाला, ये वाला, राइट। सो इफ आई पुट 304 हेयर एंड 305 हेयर, उसी लॉजिक के साथ इसके साथ जो मुझे नंबर कंसेक्यूटिव रखना है तो वो मुझे यहाँ पे 307 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 के कंसेक्यूटिव में तो 307 ही आता है। अब मेरे पास 4 और 5 मैंने रख दिया, 307 रख दिया, आई एम लेफ्ट विथ 306 नाउ एंड 303 नाउ। तो 306 बचा हुआ है, तो 306 को अगर मैं यहां पे रख दूं तो ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, ये भी आपस में कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। और 303 को अगर मैं यहां पे रख दूं तो ये दोनों भी कंसेक्यूटिव है, ये दोनों भी कंसेक्यूटिव है। यहां पे मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब ये वाला केस डेफिनेटली काम कर रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ अरेंजिंग दीज रैक्स, राइट, जिसमें आप यहां पे 4 और यहां पे 5 रख रहे हो। इसमें आप देखो हर रैक के एडजेसेंट में एक ऐसा नंबर है जो उसका कंसेक्यूटिव है, यस और नो। अगर मैं 306 को यहां रखता और 3 यहां रखता तो प्रॉब्लम हो जाती, 6 के एडजेसेंट में फिर 2 और 4 आते। तो दिस इज द ओनली वे ऑफ डूइंग द अरेंजमेंट, राइट। तो इसका मतलब मेरा ये वाला केस तो चल गया, राइट। सो दिस इज अ वन वे, बट ये तो सिर्फ एक ही तरीका हुआ। एग्जामिनर बोल रहा है कि सारे ऐसे तरीके बताओ, हाउ मेनी वेज आर देयर, टोटल ऐसे कितने वेज हैं अरेंजमेंट करने के। तो वो सारे वेज हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं बच्चों, राइट। तो हमने एक तो ये देख लिया, अब हम जाएंगे 5 और 6 के ऊपर, राइट। तो ऐसे ही दूसरे केस पे चलते हैं जहां पे मैंने आर में 305 रखा और टी में 306 रखा, राइट। अब इसके एडजेसेंट मेरे को एक नंबर लेना ही पड़ेगा, तो मुझे वो तो 307 ही लेना पड़ेगा, राइट, 8 के 7 में। तो मेरे पास बचा 303 और 304। तो अगर मैं 303 को यहां रख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। और 304 को यहां रख दूं तो ये दोनों कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, राइट। और यहां पे अगर 303 रखा तो 303 इन दोनों में से किसी के भी कंसेक्यूटिव नहीं है, तो वो नहीं आ सकता। दैट मींस दिस इज अ वर्किंग केस एज वेल, राइट। तो मेरे को एक और केस मिल गया जिसके अंदर ये वाला कॉन्स्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहा है, राइट, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। इसके बाद तो दो केसेस हो गए, ये हो गया, ये हो गया। अब कोई और तरीका देखते हैं। लास्ट मेरे पास जो केस बचा हुआ है उसमें 306 और 307 को आप अरेंज कर रहे हो, राइट, कि यहां पे 306 रखा जाए और यहां पे 307 रखा जाए, राइट। ठीक है जी। तो अब 306 और 307 कंसेक्यूटिव हो गए, 7 और 8 भी कंसेक्यूटिव हो गए। अब मेरे पास बचा नंबर 304 एंड 5, राइट। तो अगर मैं 304 को यहां रखता हूं तो प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि 304 फिर इनमें से किसी के साथ भी कंसेक्यूटिव नहीं है, तो 304 यहां नहीं आ सकता है। अगर मैं यहां पे 305 रखता हूं तो भी प्रॉब्लम है कि 5, 7 और 8 के कंसेक्यूटिव नहीं है। इतना तो आई एम श्योर सब बच्चों को पता है कि 5 के बाद 6 आता है, तो 5 और 7 भी कंसेक्यूटिव नहीं है और 5 और 8 भी कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है। कंसेक्यूटिव नंबर 7 वाले है ना। तो 30 और बचा 303 अगर यहां रखा तो वो भी इन दोनों के कंसेक्यूटिव नहीं है। तो इसका मतलब मेरा लास्ट वाला केस काम नहीं करेगा, राइट। तो इन जो 4 केसेस मेरे पास बने थे उनमें से यही 2 केसेस मेरे काम किए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन सी, विच इज 2। सो डू यू से दिस, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है और इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चों। दैट्स द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग एनी लॉजिकल रीजनिंग सेट इन कैट एग्जाम। ये अप्रोच आपको हर तरह के टॉपिक में आपको लगानी पड़ेगी। आप कुछ भी कर रहे हो, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली रीड करके इंस्ट्रक्ट करना, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रखना, ये पहला स्टेप होता है और इसी को आपको यूज करना है बच्चों। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, कंडीशन दिया, उस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। इफ द सर्वर रैक एस इज असाइंड द आईडी नंबर 307, सर्वर रैक एस, उसने बोला कि अगर एस को हम 307 देते हैं,
अब क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है कि रैक नंबर एस में आपने आईडी नंबर 307 डाला, देन इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज कैन द अदर सर्वर्स रैक्स इन द क्लस्टर बी नंबर। तो देखिए अब ये बाकी वाले नंबर्स को कितने डिफरेंट वेज में आप अरेंज कर सकते हो, राइट। तो 301 है यहाँ पे, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया। वी नो दैट कि इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, पी को 301 के साथ वाले रैक के अंदर इसका एडजेसेंट नंबर डालना है, द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि 302 ही होगा। तो 302 को तो हमें यहीं पे डालना पड़ेगा। 301 हो गया, 302, 7 और 8। हमारे पास क्या बचा? व्हाट आर द नंबर्स वी आर लेफ्ट विद? तो हमारे पास जो नंबर बचे उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 303 बचा बच्चों, 304 बचा, 305 बचा और 306 बचा, राइट। दीज आर द 4 नंबर्स दैट वी आर लेफ्ट विद। अब हमें देखना है कि इन नंबर्स को हम इन 4 प्लेसेस पे कैसे कैसे रख सकते हैं, कितने डिफरेंट वेज में रख सकते हैं, और वो जो वेज हैं उनको हमें काउंट करना है, और वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा बच्चों, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों नंबर कंसेक्यूटिव हैं, ये दोनों नंबर भी कंसेक्यूटिव हो गए। तो अभी तक जो हमने नंबर्स रखे वो ऑलरेडी अपने एडजेसेंट रैक में एक कंसेक्यूटिव नंबर लेके बैठे हैं, तो इनमें तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। अब मुझे इनको आपस में अरेंज करना है सो दैट दे डोंट मैस अप, राइट, वो आपस में कंसेक्यूटिव हो। तो अगर मैं Q से स्टार्ट करता हूँ, राइट, 303 से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैंने नंबर Q को 303 से में डाला, राइट, तो 303 अगर मैं यहां डाल देता हूं, तो डू यू सी दैट R, T और U के अंदर आप 304, 5 और 6 को कैसे मर्जी अरेंज करो, ये आपस में हमेशा एडजेसेंट ही रहने वाले हैं। डू यू सी दिस? आप 4 को यहां लिखो, 5 को यहां लिखो, 6 को यहां लिखो, 4 को यहां लिखो, 5 को यहां लिखो, 6 को यहां लिखो, 4 को यहां पे, 5 को यहां पे, 6 को यहां पे। ये तीनों आपस में हमेशा एडजेसेंट रहेंगे और तीनों के तीनों नंबर आपस में कंसेक्यूटिव भी हैं, राइट। तो अगर 4 को यहां रख के 5 को यहां रखा, 6 को रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही मैंने 5 को यहां रखा, 4 को यहां रखा और 6 को यहां रखा, राइट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब भी ये तीनों नंबर कंसेक्यूटिव हैं। बट अगर मैंने यहां पे सपोज करो 6 को यहां रख दिया, राइट, और 5 को यहां रख दिया और 4 को यहां रख दिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरे पास इन तीनों को आपस में अरेंज करने के टोटल 6 डिफरेंट वेज बनेंगे। 6 कैसे बनेंगे सर? यही काउंट आपको करना है। यू सी दैट कि अगर मैं आपको एक छोटा सा बेसिक प्रॉब्लम ये देता हूं कि RTU के अंदर वी गोट टू नो कि मेरे को 3 नंबर्स अरेंज करने हैं, और वो 3 नंबर हैं 304, 305 और 306, और इन तीनों को आपस में कैसे मर्जी अरेंज कर लो, ये हमेशा आपस में कंसेक्यूटिव ही रहने वाला है, क्योंकि ये रैक इसके साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, इसके साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और ये दोनों भी आपस में बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन चला जाता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि 3 लोग हैं मेरे पास, राइट, R, S और T, इन 3 पर्सन्स को मेरे को इन 3 चेयर्स के ऊपर अरेंज करना है, तो कितने डिफरेंट वेज में आप अरेंज कर सकते हो। अगर मैंने R को यहां रखा, S और T को यहां पे रख सकता हूं, और R को यहां रखने के बाद T और S को भी रख सकता हूं, तो 2 तरीके हो गए। ऐसे ही अगर मैंने S को यहां रखा तो मैं T को यहां रख सकता हूं, R को यहां रख सकता हूं, या फिर R को यहां रख के T यहां रख सकता हूं, तो 2 और तरीके हो गए मेरे पास, टोटल 4 हो गए। अगर मैंने T को यहां रखा तो R को यहां रख के S को यहां रख सकता हूं, या फिर S को यहां रख के R को यहां रख सकता हूं, तो टोटल मेरे पास 6 डिफरेंट वेज हो गए, राइट। यस और नो? सो ये इनका आपस में अरेंजमेंट 6 डिफरेंट वेज में हो सकता है। तो इस केस में, राइट, जिसमें आप Q पे 303 को रख रहे हो, राइट, इस केस में जहां पे आप 303 को आपने Q पे अरेंज किया, इस पर्टिकुलर केस में देयर आर कमिंग आउट टोटल 6 डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजमेंट। यस, राइट और रॉन्ग? ठीक है, ये जो 3 प्लेसेस हैं बेसिकली 304, 305 और 306 पे रोटेट हो रहे हैं ना, कि R ये वाला जो पोजीशन है मेरा वो 304 वाला हो गया, ये 305 पे हो गया, और ये 306 पे हो गया। आपने 304 को R पे रखा, 305 को S पे रखा, 306 को T पे रखा, या फिर 4 को R पे रहने दिया, 5 को T पे रख दिया, 6 को S पे रख दिया, राइट। इस तरह से टोटल 6 अरेंजमेंट बन जाएंगे। सम ऑफ यू माइट फाइंड इट ट्रिकी एंड डिफिकल्ट टू get the sense of this particular arrangement, but it is actually very simple. Let me give you another way कि आप इसको कैसे अरेंज कर सकते हो। बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आपके पास 2 डिफरेंट कलर की शर्ट है, मान लो, राइट, आपके पास एक रेड कलर की शर्ट है, यस, और आपके पास एक और ब्लू कलर की शर्ट है। यू हैव 2 डिफरेंट शर्ट, वन इज रेड कलर, वन इज ब्लू कलर, राइट, और दूसरा
ठीक है, आपके पास दो डिफरेंट कलर के ट्राउजर भी हैं, लेट्स से दैट, ओके। ठीक है, आपके पास दो डिफरेंट कलर के ट्राउजर हैं, ठीक है, उसको मैं ट्राउजर 1 और ट्राउजर 2 बोलता हूं, राइट। ये आपकी शर्ट्स हैं बच्चों, राइट, और ये आपके दो डिफरेंट ट्राउजर हैं T1 एंड T2। एंड इफ आई आस्क यू कि आप टोटल कितने कॉम्बिनेशन ऑफ सूट बना सकते हो, तो आप इस शर्ट के साथ ये ट्राउजर भी डाल सकते हो, ये ट्राउजर भी, दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ऐसे ही ये दोनों ट्राउजर इसके साथ भी डाल सकते हो, तो आपके पास टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, है ना। तो बहुत ईजी है ये, तो आप इजिली माइंड के अंदर इसको इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास टोटल 3 शर्ट्स हैं और 2 ट्राउजर हैं, इफ आई से दैट कि आपके पास टोटल 3 शर्ट्स हैं और 2 ट्राउजर हैं और आपके पास एक डिफरेंट कलर का शू, एक कलर का शूज है कोई, अब आपके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तब आप यही बोलोगे ना, 1 इंटू 2 इंटू 3, टोटल 6 कॉम्बिनेशन ऑफ सूट बनेंगे, है ना, राइट। जैसे हमने 2 इंटू 2 किया था, ऐसे 3 इंटू 2 इंटू 1 से यू विल गेट टू नो कि हमारे पास 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सूट बनेगा। एग्जैक्टली इसी तरह से आपको पता है कि आप 304 को इन तीनों में से किसी भी रैक के ऊपर अरेंज कर सकते हो। तो ये नंबर के पास 3 डिफरेंट ऑप्शन है, राइट। तो ये नंबर जब इन तीनों में से कोई एक पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा तो आपके पास 2 रैक बच जाएंगे। तो दूसरे नंबर के लिए आपके पास 2 रैक बच जाएंगे। अब जब 2 रैक्स के ऊपर 2 नंबर चले गए तो एक रैक बचा और एक ही नंबर बचा। तो टोटल कॉम्बिनेशन जो बनेंगे इनके, वो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और वो जो 6 कॉम्बिनेशन है वो ये वाले 6 कॉम्बिनेशन है, राइट। तो 303 को क्यू पे रखने पे टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका, राइट एवरीवन। ठीक है, लेकिन हमें सारे कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, राइट। तो ये तो तब है जब मैंने 303 को क्यू पे रखा। नाउ लेट्स गो विद अनदर केस। अगर मैंने 303 को आर पे रखा, इफ आई पुट 303 हेयर ऑन आर, अब हम इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि अगर 303 आर पे चला गया तो मेरे पास और क्या बच जाएगा? आई विल बी लेफ्ट विद 304, 305 एंड 306, ये 3 बचे हुए हैं, राइट। तो ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव हैं, ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं, ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं। तो नाउ यू सी दैट कि अगर मैं 304 को यहां पे रख दूं तो ये इसके साथ कंसेक्यूटिव हो जाएगा। एंड देन यू सी कि मैं 5 और 6 को आपस में कैसे भी अरेंज कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों हमेशा आपस में कंसेक्यूटिव ही रहेंगे। 5 को यहां रख दूं और 306 को यहां पे रख दूं, ये दोनों नंबर आपस में कंसेक्यूटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। तो इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हर रैक के एडजेसेंट में एक ऐसा रैक जरूर है कम से कम जो उसके साथ कंसेक्यूटिव है। 3 के साथ 4 कंसेक्यूटिव हो गया, 2 के साथ 3, 1 के साथ 2, 7 के साथ 8, 5 के साथ 6, 6 के साथ 5, राइट। तो सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, 5 को यहां रख दो तो भी चलेगा, और अगर मैं 306 को यहां रख के 305 को यहां रख दूं तो भी चलेगा। मतलब इनको आपस में 2 डिफरेंट वेज में अरेंजमेंट कर सकता हूं। तो जब मैं 303 को आर पे रख रहा हूं तो मेरे पास 2 और नए अरेंजमेंट बन के आ रहे हैं। देयर आर 2 मोर वेज ऑफ अरेंजमेंट। यस एवरीवन। सिमिलरली बच्चों, राइट, ऐसे ही ये केस हमने तब बनाया जब हमने 303 को आर पे रखा। अगर हम 303 को बच्चों टी पे रखते हैं, राइट, मैंने बताया केसेस बनाने हैं आपको, तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने इसको क्यू पे भी रख के देख लिया, आर पे भी रख के देख लिया। अब इसको टी पे रख के देखते हैं कि अगर हमने 303 को टी पे रखा, अब 303 को टी पे रखा तो मेरे को 303 के एडजेसेंट इन दोनों रैक में कोई एक एडजेसेंट नंबर डालना पड़ेगा। दैट मींस इन दोनों में से किसी एक जगह पे मुझे 304 डालना पड़ेगा। तो लेट्स से कि मैंने यहां पे 304 डाला, अब बचा 5 और 6, तो इन 5 और 6 को मैं यहां डाल सकता हूं। 305 को यहां डाल दो, 306 को यहां डाल दो, राइट। क्या ये वर्क करेगा? यस, इसके एडजेसेंट में है, ये दोनों नंबर आपस में एडजेसेंट में है, ये दोनों भी एडजेसेंट में है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये भी दोनों एडजेसेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर रैक के एडजेसेंट में एक ऐसा सेल है जिसमें दोनों नंबर्स आपस में एडजेसेंट है, राइट। अच्छा, अगर मैं यहां पे 305 को रखूं और यहां पे 306 को रखूं तब भी ये काम करेगा क्या? तब भी ये काम कर जाएगा, राइट, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हो गए, ये भी दोनों एडजेसेंट, ये भी दोनों एडजेसेंट, ये भी दोनों एडजेसेंट। दैट मींस 303 को के बाद यहां 304 रखने के बाद मेरे को 2 डिफरेंट वेज और आ गए, राइट। आई गॉट टू नो देयर आर 2 मोर वेज फॉर दिस, राइट, ओके। बट यहां पे 304 रखने की बजाय अगर मैं 304 को आर पे रख देता हूं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 304 को यहां रखूं, राइट। इस केस में अब ये 304 है, यहां मैं 306 नहीं रख सकता हूं। वाई? क्योंकि 306 ना तो इसके एडजेसेंट है ना इसके एडजेसेंट है, ओके। 306 को यहां भी नहीं रख सकता हूं क्योंकि ना इसके एडजेसेंट होगा ना इसके एडजेसेंट होगा। दैट मींस दीज आर द ओनली 2 वेज। मतलब जब मैं 303 को यहां रख रहा हूं तो मेरे पास 2 ही तरीके निकल के आ रहे हैं, राइट। यस और नो? ऑन पुटिंग 303 ऑन टी,
राइट। ओके, अब 303 को एक ही नंबर बचा 303 के लिए, विच इज u, राइट। अगर मैंने 303 को u पे रख दिया बच्चों, लेट्स से दैट कि मैं 303 को u पे रख रहा हूं, अब क्या होगा? अब 303 यहां पे है, देन यू सी दैट आई कैन प्लेस 304 हेयर, ओके, और 304 हेयर। या तो मैं 304 को यहां रखूं या फिर यहां पे, तो मैं पहले 304 को यहां पे रख के देखता हूं। अगर मैंने 304 को यहां रखा तो मुझे अब ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, कोई टेंशन नहीं है, तो 5 को यहां रख सकता हूं और 6 को यहां रख सकता हूं, ये दोनों नंबर आपस में एडजेसेंट होंगे। 306 को यहां रख सकता हूं और 305 को यहां भी रख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है। मतलब 304 को 303 को यहां रख के और 304 को यहां रख के देयर आर टोटल 2 वेज, है ना। तो 303 को u पे रखने के बाद मेरे पास दो तरीके और निकल के आ रहे हैं, राइट। ओके, व्हाट इफ यहां पे मैंने अगर 304 नहीं रखा, अगर 304 यहां ना रख के अगर मैंने 304 यहां रख दिया, कैन दिस वर्क? तब भी काम चल सकता है। 304 यहां रखा तो मैं 306 को यहां रख सकता हूं, ये दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे, और 305 को यहां रख सकता हूं, ये दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे, ये दोनों है ही, ये भी दोनों है, ये दोनों भी हैं। तो एक और तरीका भी निकल के आ गया मेरे पास, राइट। तो दीज आर द टोटल वेज। तो हमने 303 को बेसिकली सब जगह घुमा दिया और सारे टोटल अरेंजमेंट देख लिए, राइट। तो 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 1, देयर आर टोटल 13 वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बच्चों 13, एवरीबॉडी। 13 is the right answer of the question, guys. Yes or no? 13 is the right answer of this question. So see this, करना कुछ नहीं है सेट के अंदर, बस यही देखना है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कैसे करना है, राइट। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही सेट सोल्व होते हैं। अब ये जो चीजें हैं, ये जो बेसिक अप्रोच है सेट को सोल्व करने की, आप किसी और तरीके से नहीं सीख सकते हो, इस सेट को प्रैक्टिस करके ही सीखी जा सकती है, राइट। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व द सेट, एवरीबॉडी, राइट। जस्ट कीप द मेन पॉइंट ऑफ द सेट इन योर माइंड, कि सेट का जो मेन कॉन्स्ट्रेन है, जो मेन कंडीशन है, वो क्या है बच्चों, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एवरीबॉडी। इट सेज दैट इफ द आईडी नंबर ऑफ सर्वर रैक पी एंड आर, वो बोले कि पी और आर का जो आईडी नंबर है वो 4 से डिफर कर रहा है, मतलब पी और आर पे जो वैल्यू आपने रखी उनमें 4 का डिफरेंस होना चाहिए, देन हाउ मेनी वेज कैन द क्लस्टर ऑफ रैक्स बी नंबर्ड? तो टोटल कितने वेज में सारे नंबर्स, रैक नंबर्स को आप अरेंज कर सकते हो, राइट। चलो जी, इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। इफ द आईडी नंबर ऑफ सर्वर रैक्स पी एंड आर डिफर बाय 4, अब इस केस में पी और आर जो है इसको 4 से डिफर होना चाहिए, राइट। तो हमें ये तो कंफर्म है कि पी पे 302 ही आ सकता है, क्योंकि इसके एडजेसेंट वाला नंबर ही डालना है। तो अगर पी और आर में जो डिफरेंस 4 का है, 4 का रखना है, तो आर में तो फिर मुझे 306 ही डालना पड़ेगा, 4 का डिफरेंस रखना है अगर मुझे, तो राइट है ना। तो अब बचा क्या मेरे पास, व्हाट आर द नंबर्स आई एम लेफ्ट विद नाउ? तो मेरे पास बचा बच्चों 303, एक तो मेरे पास 303 बचा डालने के लिए बच्चों, राइट। 304 बचा है, 305 बचा है और 307 बचा हुआ है बच्चों। दीज आर द ओनली 4 नंबर्स दैट आई एम लेफ्ट विद, ठीक है जी। तो अब मुझे कहाँ इन नंबर्स को अरेंज करना है और देखना है कि किस तरह, कितने डिफरेंट वेज में मैं इनको आपस में अरेंज कर सकता हूं बच्चों, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो देखो बच्चों 6 है, तो मैं 7 की बात करूं तो 7 को मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं और यहां भी रख सकता हूं। लेकिन मुझे 8 के एडजेसेंट भी तो नंबर डालना ही पड़ेगा, 8 के एडजेसेंट तो 7 ही आएगा। तो कहना इसे कि 307 यहां नहीं आ सकता है और यहां भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि फिर 308 के एडजेसेंट वाला कोई नंबर नहीं आएगा ना। 308 के एडजेसेंट में जो रैंक्स है उसके साथ कंसेक्यूटिव नंबर मेरे को डालना है, तो इन दोनों में से किसी एक जगह पे 7 आएगा। तो एस और टी, तो कहना इसे कि 307 वाला जो नंबर है वो एस या फिर टी में से ही एक नंबर पे आ सकता है। तो पहला केस लेता हूं मैं जिसमें 307 को मैं एस पे रख रहा हूं। तो अगर मैंने 307 को एस पे रखा तो ये दोनों नंबर कंसेक्यूटिव हो गए, ये दोनों भी कंसेक्यूटिव, इसके कंसेक्यूटिव में भी कुछ नहीं आया, तो मुझे इसके कंसेक्यूटिव में लेना है, तो मैं 5 ले लेता हूँ। 6 का कंसेक्यूटिव होता है 5, क्योंकि ये 7 से तो कंसेक्यूटिव हो नहीं पा रहा है, उसके साथ तो बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। तो मैं इसके एडजेसेंट में यहाँ पे 305 लेके यहाँ 304 ले सकता हूँ और यहाँ पे 303 ले सकता हूँ। क्या ये केस चलेगा? बिल्कुल चलेगा, राइट। ये भी कंसेक्यूटिव, ये भी कंसेक्यूटिव, ये इसके साथ कंसेक्यूटिव, ये इसके साथ, ये इसके साथ चलेगा। अगर मैं 4 को यहां रख के 5 को यहां ले लूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये 5 6 के साथ कंसेक्यूटिव, 4 5 के साथ कंसेक्यूटिव, 3 2 के साथ, ये तो है ही आपस में कंसेक्यूटिव, राइट? तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो अगर मैं 307 को यहां रख रहा हूं, राइट, तो 5 और 4 को यहां एडजस्ट किया जा सकता है और 3 को यहां रखा जा सकता है, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? दिस विल वर्क। तो 307 को S पे रखने के बाद मेरे पास ये दो तरीके आए, राइट? देयर आर टू वेज टू अरेंज द रैक, राइट? तो ये टू, एक तो मुझे काउंट करना है। इसी में ही अगर सपोज करो, राइट, आपने 307 को यहां फिक्स किया था, यहां 306 आया ना, अगर मैंने 30, हाँ, लेट्स ट्राई टू सी कि क्या कुछ और अरेंजमेंट भी बन सकता है क्या। अगर सपोज करो इन दोनों में से मैंने किसी एक जगह पे 303 रख दिया, तो इसके एडजेसेंट में फिर मुझे यहाँ पे 304 डालना ही पड़ेगा। बचा 305, तो वो 305 मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। क्या ये केस काम करेगा? इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई? ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट, यहाँ से ये इसके साथ एडजेसेंट हो गया। तो ये एक और तरीका भी बन गया, राइट? 2+1, राइट? इसको भी काउंट करना हो गया आपको, राइट? ठीक है जी। व्हाट इफ आई से कि 303 को मैं नीचे ले आऊं, राइट? बस अरेंजमेंट करके देखना है और कुछ नहीं। तो अगर मैं 303 को यहां ले आता हूं, तो इसको एडजेसेंट में मुझे 304 डालना ही पड़ेगा। तो बचेगा 305, तो 305 आप यहां डाल सकते हो, राइट? क्या इसमें प्रॉब्लम है? नहीं, ये दोनों एडजेसेंट, राइट? ये दोनों भी एडजेसेंट, इसके साथ ये एडजेसेंट हो जाएगा, इसके साथ ये, इसके साथ ये, 7 के साथ 8, 8 के साथ 7, ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं, कंसेक्यूटिव हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और भी तरीका हो गया, राइट? सो देयर इज अनदर वन मोर वे टू डू इट, राइट? ठीक है जी। तो हमने जब 307 को यहां रखा, तो मैंने 303 को यहां भी रख के देख लिया, तो दो तरीके आए। 303 को यहां रखा तो एक और बना, 303 को यहां रखा तो एक और बना। तो 4 डिफरेंट वेज हो गए जब मैं 307 को S पे रख रहा हूं। बट मैं 307 को T पे भी रख सकता हूं। सो अगर मैंने 307 को सपोज करो बच्चों T पे रख दिया, लेट्स से दैट 307 इज एट T, राइट? अब ये दोनों एडजेसेंट हो गए, ये दोनों भी एडजेसेंट हो गए, राइट? अब मुझे रखना है 5 को। क्या मैं 5 को यहां रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं। 305 के एडजेसेंट में फिर ये दोनों नंबर कंसेक्यूटिव नहीं बनेंगे, तो फिर मुझे 305 को यहीं रखना पड़ेगा। अगर 305 को यहां रखा तो बचा 304। 304 को यहां रखोगे तो 304 के एडजेसेंट में कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो नहीं चलेगा। 304 को यहां भी नहीं रख सकते, तो नहीं चलेगा, राइट? तो 305 को यहां नहीं रखा जा सकता। व्हाट इफ आई प्लेस 305 हेयर? तो ये दोनों कंसेक्यूटिव हो गए, ये दोनों कंसेक्यूटिव हो गए, ये दोनों भी कंसेक्यूटिव हो गए। तो फिर मुझे 303 को कहां रखोगे? अगर मैं 303 को यहां रखता हूं तो इसके एडजेसेंट में कंसेक्यूटिव नंबर नहीं आ रहा है। 303 को यहां रखता हूं तो भी इसके एडजेसेंट में कंसेक्यूटिव नंबर नहीं आ रहा है। मतलब आप इस वाले नंबर को T पे नहीं रख सकते। 307 को T पे रखने पे मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं बन रहा है। यस, कैन आई से दिस? 307 को T पे रखने पे लेट्स से, अच्छा ये हो सकता है कि अगर आपने 307 को यहां रखा तो आप 303 को यहां रख दो, बट फिर मुझे 5 को यहां रखना पड़ेगा एडजेसेंट लाने के लिए। फिर 4 को यहां रखोगे तो इसके एडजेसेंट में कुछ नहीं आएगा, तो ये नहीं बन सकता, राइट? ये गलत हो जाएगा। मतलब 307 T पे आएगा तो मेरा कोई भी केस नहीं बनता है। यस, तो इस केस में मेरा आंसर बनेगा 4। तो 4 का डिफरेंस है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे 4 बच्चों, राइट? ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट्स को फॉलो करना है। कॉन्स्ट्रेंट हमारा क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स रखना, एडजेसेंट सेल्स के अंदर कंसेक्यूटिव नंबर्स को रखना। दैट इज माई कॉन्स्ट्रेंट एवरीबॉडी, राइट? इज क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 says what is the absolute difference between the maximum possible ID number and the minimum possible ID number that can be assigned to server rack U? बोला कि इस रैक U के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है और जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है, उनका डिफरेंस क्या हो सकता है, राइट? रैक U के अंदर, ये हमारा रैक U है बच्चों, राइट? दिस इज आवर रैक U. Now, what is the absolute difference है ना between the maximum possible ID number and the minimum possible ID number that can be assigned to server U? We have already seen कि यहाँ तो 302 ही आएगा। अब जो नंबर मेरे पास बचे, राइट, उन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 307, राइट? 306 है, 307 है, फिर 306 भी रखना है मेरे को, 305 भी रखना है, 304 भी रखना है, 303 भी रखना है, राइट? 302 तो मैंने रख दिया। इन नंबर्स में से मेरे को नंबर्स असाइन करना है। क्या मैं इस नंबर पे 30 सबसे बड़ा नंबर 307 रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकते। वाई? अगर मैंने 307 यहां पे रख दिया
तो 308 के एडजेसेंट में रैक्स में कंसेक्यूटिव नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 308 का कंसेक्यूटिव नंबर 307 ही है। तो आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 9 भी तो है, बट हमें 308 तक ही जाना है, 9 तक नहीं जाना है। तो 7 तो इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा, या यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे या यहाँ पे। यहाँ नहीं 307 आ सकता है, क्योंकि इसके कंसेक्यूटिव नहीं आएगा, राइट। तो कैन आई से कि बड़े से बड़ा नंबर u में 307 तो नहीं आ सकता है। तो जो बड़े, राइट, हमें क्या करना है, राइट, एब्सोल्यूट, हमें मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी है u पे, और मिनिमम वैल्यू, और u पे मिनिमम वैल्यू पुट करनी है, और हमें उन नंबर्स का डिफरेंस देखना है, राइट। ठीक है जी। तो फिर मिनिमम नंबर, मैक्सिमम 7 तो आ नहीं सकता है, तो 306 हम डाल सकते हैं। 306 डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 अगर मैंने डाला यहाँ पे, तो मैं 7 को यहाँ डाल सकता हूँ, राइट। 5 को यहाँ डाल सकता हूँ, 4 को यहाँ डाल सकता हूँ, और 3 को यहाँ डाल सकता हूँ। ये भी आपस में कंसेक्यूटिव, ये भी कंसेक्यूटिव, ये भी कंसेक्यूटिव, ये भी कंसेक्यूटिव। तो मैक्सिमम वैल्यू एट u इज 306। यस। अब हम देखते हैं कि अगर मैक्सिमम वैल्यू 303 है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आ सकती है। मिनिमम अगर हम देखें तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास 303 है। लेट्स ट्राई टू सी कि क्या मैं 303 को यहां रख सकता हूं। अगर मैंने 303 को यहां रखा, इसके कंसेक्यूटिव में 307 को यहां रख सकता हूं, राइट। 3 के कंसेक्यूटिव में 4 को यहां रख सकता हूं, और 5 और 6 को मैं यहां रख सकता हूं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव हो गए, ये दोनों भी आपस में कंसेक्यूटिव हो गए, ये भी कंसेक्यूटिव है, ये भी। तो हर रैक के एडजेसेंट में एक ऐसा रैक है जिसका नंबर उसका कंसेक्यूटिव नंबर है। तो सबसे छोटी वैल्यू आप यहाँ पे जो डाल सकते हो वो है 303 की बच्चों, राइट। तो इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो आया, दैट इज 3। सो 3 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एवरीवन, राइट। दिस इज द राइट आंसर। ये था आपका पहला सेट। आइडिया दैट आई वांट यू पीपल टू लर्न फ्रॉम दिस सेट इज टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर मेनी पजल्स इन लॉजिकल रीजनिंग, जिनको सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। पॉइंट्स जो एग्जैक्ट अंडरलाइंग प्रिंसिपल रहता है सेट का, जो कॉन्स्ट्रेंट रहता है, उसको दिमाग में बिठा के आपको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाने होते हैं, राइट। अब आप इसमें एक तरह का मैट्रिक्स ही तो है जिसके अंदर आप नंबर्स फिल कर रहे हो, लेकिन उसमें कंडीशंस आपको दी हैं कि ये कंडीशन होना चाहिए कि एडजेसेंट में कंसेक्यूटिव नंबर हो। सो सेट नंबर 2 इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वन, राइट। तो सेट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम जा रहे हैं बच्चों सेट नंबर 2 के ऊपर। सेट नंबर 2 इंटरेस्टिंग इसलिए कैट का ओरिजिनल सेट है। हमारे पहले नंबर सेट की जो लर्निंग्स हैं वो क्या लर्निंग्स हैं कि आप जब भी कोई भी सेट सोल्व करते हो, आपका पहला स्टेप तो है उसके इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना, बिकॉज दे आर मेनी ओरिजिनल कैट एलआर सेट जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर सेट है। यू डोंट नीड गेम्स एंड टूर्नामेंट थ्योरी टू सॉल्व दिस सेट, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ थ्योरी। अगर आप इसमें गिवन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कर पा रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो ये सेट आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे बच्चों। लेट्स स्टार्ट इट गाइस, राइट। रीड करते हैं। अच्छा, कैट का ओरिजिनल सेट है, कैट में भी ऐसे सेट आते हैं। यस बच्चों, कैट में ऐसे बहुत सारे सेट हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके किए जा सकते हैं, और बिकॉज इंस्ट्रक्शंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, राइट, ही आपको आपके सेट के सॉल्व करने का स्टेपिंग स्टोन बनती है। यही लर्निंग्स के साथ हम इस सेशन को कर रहे हैं, और यही लर्निंग को हम कैट के ओरिजिनल सेट में भी अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट, राइट। क्वेश्चन सेज कि एक 8x8 का चेस बोर्ड है। अ क्वीन प्लेस्ड एनीवेयर कैन अटैक अनदर पीस इफ द पीस इज प्लेस्ड इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम और एनी डायगोनल पोजीशन इन एनी पॉसिबल 4 डायरेक्शन प्रोवाइडेड देयर इज नो अदर पीस, which is a basic rule of chess. It says कि 8x8 के चेस बोर्ड में क्वीन अगर आप किसी भी पोजीशन पे रखते हो, तो ये क्वीन किसी और पीस को, राइट, डायगोनल वाइज, राइट, रो वाइज एंड कॉलम वाइज अटैक कर सकती है। मतलब अगर क्वीन की पोजीशन यहाँ पे है और अगर यहाँ पे कोई दूसरा पीस पड़ा हुआ है, तो ये क्वीन इसको अटैक कर पाएगी, प्रोवाइडेड कि बीच में कोई और पीस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे कोई और पीस पड़ा है, तो इस पे भी अटैक कर पाएगी, इस यहाँ पे भी अटैक कर पाएगी, यहाँ पे भी अटैक कर पाएगी, राइट। सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्वीन, राइट। और जिन बच्चों ने चेस खेली हो उनको तो वैसे ही आइडिया होगा, बट नहीं भी खेली तब भी आपको सिर्फ इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। अ क्वीन कैन अटैक ऑन एनी अदर पीस ऑन द चेस बोर्ड प्रोवाइडेड दैट पीस इज डायगोनली इन द सेम डायरेक्शन और रो वाइज और कॉलम वाइज इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम विद द क्वीन इज पोजीशनड, राइट। तो क्वीन के सेम डायगोनल में होगा तो उस पर अटैक हो जाएगा, सेम कॉलम में होगा तब भी अटैक होगा, और सेम रो में होगा तब भी अटैक होगा। अब कॉलम जो है दे आर लेबल्ड एज A to H। वो बोल रहा है कि इस पूरे चेस बोर्ड में आपने कॉलम को, ये जो कॉलम है A B C D E F G H से उसको रेट किया, और जो रो है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 से रो किया, राइट, 8 से नंबर्ड किया, राइट, ठीक है।
जैसे कि चेस बोर्ड में होता है, राइट एवरीबॉडी। नाउ व्हाट द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सेज, पोजीशन ऑफ ए पीस इज गिवन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड द रो लेबल। बोले कि किसी भी पीस की पोजीशन आपको आइडेंटिफाई करनी है तो आपको कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन बताना पड़ेगा। जैसे कि C5 की पोजीशन, C5 का मतलब है कि कॉलम C में 5th नंबर की जो पोजीशन है ये, इसको हम C5 बोलेंगे। दिस इज द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस एवरीबॉडी ऑन द चेस बोर्ड, जिसको आप कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से बता रहे हो। बहुत सिंपल सा डेटा है बच्चों, इजिली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, है ना। कैट का 2017 का सेट बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, दिस इज एन एक्चुअल सेट ऑफ कैट 2017 एवरीवन। ओके, नाउ लुक एट इट। क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज इफ द क्वीन इज एट C5। बोले कि अगर क्वीन को C5 पे पोजीशन किया जाए, क्वीन को C5 पे हमने रख दिया, एंड द अदर पीसीज एट पोजीशन, और जो दूसरे पीसीज हैं वो कहां पे हैं, C2 पे है, राइट, G1 पे है, राइट, ओके, G3 पे है, G5 पे है, एंड A3 पे है, राइट। तो 1 2 3 4 5 पीसेस आपने बोर्ड पे रखे। तो उसने बोला कि हाउ मेनी आर अंडर अटैक बाय द क्वीन, देयर आर नो अदर पीसेस ऑन द बोर्ड। तो इनमें से कितने ऐसे पीसेस हैं विच आर अंडर अटैक बाय क्वीन, और कोई बोर्ड इस पे बोर्ड पे और कोई नहीं पड़ा हुआ है। तो डू यू सी दिस गाइस, क्या क्वीन इसको अटैक करेगी? यस कर देगी, राइट। व्हाई? बिकॉज ये इसके डायगोनल में आ रहा है। क्या क्वीन इसको अटैक कर पाएगी? नहीं, क्योंकि ना तो रो में है, ना कॉलम में, ना डायगोनल में। क्या क्वीन इसको अटैक करेगी? यस, इसको इजिली अटैक कर पाएगी। क्या क्वीन इसको अटैक कर पाएगी? यस, क्योंकि सेम कॉलम में आ रहा है। क्या क्वीन इसको अटैक कर पाएगी? यस, क्योंकि सेम डायगोनल में आ रहा है, राइट। तो आउट ऑफ 5 पीसेस हाउ मेनी विल बी अंडर अटैक? टोटल इन 5 पोजीशन पे जो पीसेस हैं, तो यू सी दैट 4 विल बी अंडर अटैक। ये वाला जो एलिमेंट है, जो कि G3 वाला एलिमेंट है, इसको नहीं अटैक कर पाएगी क्योंकि ये इस डायगोनल में नहीं आ रहा है, ना ही इसके कॉलम और रो में आ रहा है। तो 4 आंसर आ जाएगा। कितना ईजी था, राइट। तो ये तो कैट का ओरिजिनल सेट था, राइट। जो पहला सेट मैंने करवाया था वो कैट का ओरिजिनल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें बच्चों, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। इट सेज दैट if the other pieces are only at position, the other pieces are only at position A1, right। ये pieces को मैं यहां रखता हूं कि other pieces are positioned at A1, A3, right, B4, D7, H7 and H8, then which of the following position of the queen result in the maximum number of pieces being under attack। वो बोल रहा है कि क्वीन की पोजीशन इनमें से किस जगह पे होनी चाहिए जिस पे रखने के बाद क्वीन इन एलिमेंट्स में से मैक्सिमम एलिमेंट्स पे अटैक कर सके। सो इफ आई पोजीशन क्वीन एट F8, बच्चों अगर मैंने क्वीन को F8 पे रखा, इफ आई पोजीशन क्वीन एट F8, देन यू सी दैट कितने पीसेस अंडर अटैक होंगे? क्वीन इसको अटैक कर पाएगी, यस। इस रो में, इस रो में सिर्फ इसको अटैक कर पाएगी, यहां किसी को नहीं अटैक कर पाएगी, डायगोनल में सिर्फ इसको। तो F8 पे अगर क्वीन को रोकेंगे तो देयर विल बी टोटल 3 पीसेस अंडर अटैक। क्वीन इसको अटैक क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि बीच में ये पीस आ रहा है, तो डायरेक्ट इसको नहीं अटैक कर पाएगी। तो इस यहां पे क्वीन की पोजीशन है तो 1, राइट, एक ये पीस और एक ये पीस, सॉरी 2 ही पीसेस अंडर अटैक होंगे, राइट। इफ द पोजीशन ऑफ क्वीन इज एट F8, देन हमारे पास A1 पे था, A3 पे था, B4 पे हमने रखा, D7 पे रखा, H7 और H8। हाँ, एक ये पीस अंडर अटैक आएगा और एक ये पीस अंडर अटैक आएगा। तो F8 में रखने पे 2 ही पीसेस अंडर अटैक होंगे। अगर हमने A7 पे रखा क्वीन को, A7 पे अगर हम क्वीन को रखते हैं तो इस केस में एक ये पीस अंडर अटैक आ जाएगा क्योंकि सेम रो में आ रहा है, और ये भी अंडर अटैक में आ जाएगा। डायगोनल वाइज तो कोई आ नहीं रहा है, तो इस केस में भी 2 ही पीसेस अंडर अटैक होंगे। अगर हम क्वीन को C1 पे रखें बच्चों, क्वीन को हमने C1 पे रखा, दिस विल बी अंडर अटैक, दिस विल बी अंडर अटैक, एंड दैट्स इट। ये पीस और ये पीस अंडर अटैक आएगा और कोई पीस नहीं आ रहा है, तो इस केस में भी 2 ही पीसेस आ रहे हैं। अगर हम D3 पे रखते हैं क्वीन को, अगर हमने D3 पे रखा बच्चों, राइट, इफ आई प्लेस क्वीन एट D3, तब कौन कौन से पीसेस अंडर अटैक होंगे? ये भी अंडर अटैक आ जाएगा, राइट, दिस वुड बी अंडर अटैक, and this will be under attack and this will be under attack,
क्योंकि ये सेम डायगोनल में आ रहा है, राइट। चेस की गेम खिलवा रहे हैं आपको, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में 3 पीसेस अंडर अटैक आएंगे। क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कहाँ पे, कौन सी पोजीशन पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस पे वो अटैक हो पाएगा। तो आंसर आएगा बच्चों D3 विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एवरीबॉडी। ओके, नाउ let's look at the question number 3 everyone, right। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 says what, if the other pieces are only at position A1 A3 B4 D7 H7 H8, okay, so now let's look at the question first, right। अंडरस्टैंड करो बच्चों क्वेश्चंस को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, कुछ नहीं करना है। कि अदर पीसीज जो हैं आर ओनली एट पोजीशन A1, तो कौन कौन सी पोजीशन पे हैं पहले हम वो मेंशन करते हैं, राइट। A1 पे, A3 के ऊपर एक पीस आपने रखा, B4 पे रखा, और D7 पे आपने एक पीस रखा। Then you have put it one on H7 and one on H8. Then from how many position the queen cannot attack any of the piece। तो बोला कि पूरे चेस बोर्ड में ऐसे कितने पोजीशंस हैं जिसमें इनमें से कोई भी एलिमेंट क्वीन के अंडर अटैक नहीं होगा, मतलब क्वीन इनमें से किसी को भी अटैक नहीं कर पाए। क्वीन की जो क्वालिटी है वो ये है कि अगर वो सेम रो या सेम कॉलम में होती है तो अटैक कर पाती है, राइट। कैन आई से दैट कि अगर मैं इस पूरी रो में क्वीन को कहीं भी रख दूं तो क्वीन इसको अटैक कर पाएगी, तो इसलिए इस पूरी रो में क्वीन कहीं भी नहीं आ सकती है, राइट। ठीक है, ये ग्रीन वाली लाइन देखो। सिमिलरली बच्चों, इस पूरी रो के अंदर भी क्वीन कहीं नहीं आ सकती है, क्योंकि इस पूरी रो में, पूरे कॉलम में, सॉरी, इस पूरे कॉलम में कहीं नहीं आएगी, इस पूरे कॉलम में भी क्वीन कहीं नहीं आएगी, इस पूरे कॉलम में भी क्वीन कहीं नहीं आ सकती है, इस पूरे कॉलम में भी क्वीन कहीं नहीं आ सकती है, राइट। ठीक है, क्योंकि इस पूरे कॉलम में आप कहीं भी रखोगे तो ये पीसेस अंडर अटैक हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली रोज को कैंसिल कर देते हैं, ये पूरी रो भी कैंसिल हो जाएगी, ये वाली पूरी रो भी कैंसिल हो जाएगी, आप कहीं भी रखोगे क्वीन इनमें से किसी एक पीस को अटैक कर देगी, राइट। ये पूरी रो भी हट जाएगा, ये पूरा रो भी हट जाएगा, एंड दिस कंप्लीट रो विल आल्सो गेट कैंसिल, राइट एवरीबॉडी। ठीक है जी। नाउ अब हमें रोज और कॉलम्स हमने कैंसिल कर दिया, हमें डायगोनल्स कैंसिल करने हैं, राइट। तो डू यू सी दैट गाइस, ये जिस पोजीशन पे ये पीस है तो ये पूरा डायगोनल हट जाएगा, क्वीन को आप इनमें से किसी भी डायगोनल पे नहीं रख सकते, राइट। ठीक है, ऐसे ही ये वाला पूरा डायगोनल भी हट जाएगा, राइट। ठीक है जी, तो क्लियर, ऐसे ही ये वाला पूरा डायगोनल भी हट जाएगा, ऐसे ही ये पूरा डायगोनल भी हट जाएगा, यस। तो हमने इस तरह वाले डायगोनल सारे हटा दिए, अब हमें इस डायरेक्शन के डायगोनल्स भी हटाने हैं। तो डू यू सी दैट, यहाँ पे है तो मैं ये डायगोनल भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं ये डायगोनल भी यूज़ नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी वैसे हट चुके हैं, ये डायगोनल भी कहीं यूज़ नहीं होगा, राइट। तो अब मेरे पास पूरे बोर्ड में कितनी ऐसी पोजीशन बची हैं जो कट नहीं हो रही हैं। तो अगर आप देखो तो इस पूरी रो में कोई ऐसा पोजीशन नहीं है जो कट नहीं हो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस पूरी रो के अंदर भी ये सब कट रहे हैं, राइट और रॉन्ग। जहां से रेड ग्रीन लाइन पास हो रही है, राइट, वो हमें काउंट नहीं करना है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको एक ये पीस मिलेगा, एक ये पीस जो अभी कट नहीं हुआ, एक ये नहीं हुआ, और एक ये भी नहीं हुआ है, राइट। ठीक है, ये वाइट ऐसे जा रहा है। तो टोटल 1 2 3 4 पीसीस को छोड़ के बाकी सारे हट चुके हैं। तो टोटल बोर्ड के ऐसे 4 ही पीसीस होंगे। अगर मैं इन 4 पीसीस पे क्वीन को कहीं भी रखूंगा तो क्वीन ये वाले एलिमेंट में से किसी को पे भी अटैक नहीं कर पाएगी। तो आंसर 4 आ जाएगा बच्चों। बेसिक चेस के रूल को फॉलो करके आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इट सेज दैट सपोज the queen is the only piece on the board. Suppose the queen is the only piece on the board and it is at position D5. queen जो है अकेला पीस है बोर्ड के ऊपर और वो D5 के ऊपर पोजीशन है। तो ये D रो में, D कॉलम में रो नंबर 5 पे हमने इसको डाल दिया। In how many position can another piece be placed on the board so that it is safe from the attack from the queen? बोले कि पूरे बोर्ड पे कितने ऐसी पोजीशंस हैं जहां पे आप कोई और पीस रख सकते हो जिसको क्वीन अटैक नहीं कर सकती है। तो वी नो दैट कि क्वीन तो रो वाइज डायगोनल वाइज अटैक करती है, तो ये वाले सारे पीसेस, ये वाले सारे पोजीशंस हट जाएंगी, ये वाली सारी पोजीशंस भी हट जाएंगी, राइट, और ये वाली सारी पोजीशंस भी हट जाएंगी और ये सारी पोजीशंस भी हट जाएंगी।
टोटल बोर्ड के ऊपर, चेस बोर्ड के ऊपर टोटल कितनी पोजीशंस होती हैं? 64 राइट पोजीशंस होती हैं। इनमें से कितनी हटा दी आपने? 3 + 3 6 राइट, बीच वाले को छोड़े तो 3 + 3 6 राइट, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 राइट, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर ही 1 2 3 4 5 6, और एक क्वीन की खुद की पोजीशन भी है। तो 64 पीसेस में से ये सारी पोजीशन मेरे को माइनस करनी है। कितनी है? 6 + 6 12 प्लस 1 13 + 7 20 + 7 27। तो 64 - 27 कितना हुआ? 37 राइट। सो टोटल 37 ऐसी पोजीशंस होंगी राइट, जिस पे आप कोई भी एलिमेंट रख दो, जिन पे आप एलिमेंट रखने पे क्वीन उसको अटैक नहीं कर पाएगी। तो 37 सच पोजीशंस आर देयर राइट। ठीक है, सो how many position can another piece be placed on the board so that it's safe from attack from other queens? They are total 37। 64 टोटल में से ये सारी पोजीशन हमने माइनस कर दिया ना। 3 + 4 7 ये हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 4 + 3 7, 3 + 4 7 राइट, और एक ये क्वीन वाली पोजीशन, तो you'll be left with 37। सो डी इज द राइट आंसर। सी दिस गाइस, हमने अभी कैट का ओरिजिनल सेट सोल्व किया, 5-7 मिनट के अंदर सोल्व हो गया, बेसिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही सोल्व हो गया। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न, कि सबसे पहला स्टेप जो है आपका एलआर के लिए वो है इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली रीड करना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनके एग्जैक्ट मीनिंग को इंटरप्रेट करना। तभी यही शुरुआत है एलआर के सेट को सोल्व करने की। ऐसा एक सेट बच्चों हम और भी सोल्व करेंगे, एंड दैट इज अवर सेट नंबर 3 everybody right। so set number 3 बच्चों, this is also again a cat original set बच्चों। ये सेट भी जो आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, ये भी कैट का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है बच्चों, और दिस इज एन एक्चुअल कैट पेपर सेट फ्रॉम कैट 2020 बच्चों। कैट का 2020 का सेट है। अगेन इस सेट को सोल्व करने के लिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरेटिकल नॉलेज या फिर फॉर्मूलाज या कोई टेक्निक्स आने की जरूरत है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक इंस्ट्रक्शंस एंड द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द सेट बच्चों राइट। तो सेट के जो बेसिक कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो क्या आपको बोल रहे हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट गाइस। इट सेज दैट 25 colored beads are to be arranged in a grid comprising of 5 rows and 5 columns. Each cell in the grid must contain exactly one bead. Each bead is colored either red, blue or green। बोले कि एक 5x5 का 5 रोज और 5 कॉलम का आपके पास एक ग्रिड दिया हुआ है राइट, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो। एंड ईच सेल इन द ग्रिड, हर ये जो सेल है ग्रिड में राइट, इसमें एक एग्जैक्टली वन बीड है। हर सेल के अंदर एक बीड है, और वो बीड का जो कलर है वो कलर रेड, ब्लू और ग्रीन कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट सेज दैट while arranging the beads along any of the 5 rows or along any of the 5 columns, the rules given below are to be followed। क्योंकि आपको ये बीड्स, ये जो कलर बीड्स इसके अंदर प्लेस करने हैं, उसमें ये रूल्स फॉलो होने चाहिए। वो रूल्स क्या है? Two adjacent beads along the same row or columns are always of different color। सिमिलर सेट है जैसे हमने अभी सेट नंबर 1 किया था, उसमें आप नंबर्स को कंसेक्यूटिव रखना कंपलसरी था। ऐसे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया है कि एडजेसेंट बीड जो होने चाहिए अलोंग द सेम रो और कॉलम, दे शुड बी ऑफ ऑलवेज ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब आप रेड बीड के साथ रेड बीड नहीं डाल सकते हो बच्चों राइट। देयर इज एटलीस्ट वन ग्रीन बीड बिटवीन एनी टू, तो बिटवीन एनी टू blue beads color right, there is at least one green bead between any two blue beads along the same row or column। तो बच्चों ये कंस्ट्रेंट्स को अच्छे से नोट डाउन करो बच्चों राइट। क्वेश्चंस का पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि दो एडजेसेंट सेल्स में सेम कलर नहीं होना चाहिए, तो कुछ सिंबॉलिक डेटा डाल दो दैट ये दोनों में सेम कलर होना नहीं चाहिए। सेकंड उसने बोला है कि टू ग्रीन कलर्स के बीच में राइट, एक दो ग्रीन कलर के बीच में बिटवीन एनी राइट, इज एटलीस्ट वन ग्रीन बीड बिटवीन एनी टू ब्लू बीड्स अलोंग द सेम रो और कॉलम राइट। सेम रो और कॉलम में अलोंग द सेम रो और कॉलम राइट, देयर इज एटलीस्ट वन ग्रीन बीड राइट। तो दो ब्लू के बीड के बीच में राइट, अगर आपने दो ब्लू बीड डाला तो कम से कम एक या एक से ज्यादा green bead होना चाहिए between right along the same row or column। there is at least one blue and at least one green bead between any two red beads along the same row or column। question says कि between two red, कि दो रेड बीड के बीच में कम से कम एक ब्लू का होना कंपलसरी है। at least one blue and at least one green, at least one blue and at least one green bead between any two red beads along the same row or column। कंडीशंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना
और उनके कॉन्स्ट्रेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना ही 50% सेट को सॉल्व कर देता है बच्चों, बिकॉज आपको सिर्फ उनको फॉलो ही करना होता है, राइट। जैसे कि इसमें कंडीशंस दी हमें, पहली कंडीशन की दो एडजेसेंट में सेम कलर नहीं होना चाहिए। अब कॉन्स्ट्रेंट्स में लिखने, इन कॉन्स्ट्रेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का बेनिफिट ये होता है कि मुझे बार बार स्टेटमेंट्स को रीड करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। आई कैन इजिली अंडरस्टैंड देम, राइट, बाय सिंपली लुकिंग एट द सिंबॉलिक डेटा। बिटवीन एनी टू दो एडजेसेंट के बीच में सेम नहीं होना चाहिए कलर, दो ब्लू के बीच में कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए, दो रेड के बीच में एक ब्लू और एक ग्रीन होना चाहिए। तो ये सिंबल्स ही मेरे को सब कुछ बता देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग बीड्स ऑफ ओनली 2 कलर। बोल रहा है कि अगर मेरे को 2 ही कलर्स यूज करने हैं तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ओनली 2 कलर। अब सीधी सी बात है बच्चों, अगर मेरे को सिर्फ 2 ही कलर्स यूज करके पूरे ग्रिड को फिल करना है तो क्या मैं रेड यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैंने रेड यूज किया 2 जगह पे तो उन रेड के बीच में मुझे ब्लू और ग्रीन दोनों डालना पड़ेगा। तो फिर तो रेड के बीच में ब्लू और ग्रीन दोनों, मतलब रेड को यूज करते ब्लू और ग्रीन दोनों आएंगे, मतलब फिर तो तीनों कलर्स यूज हो जाएंगे। उसने बोला कि 2 ही कलर यूज करने हैं, तो कलर मेरे पास टोटल 3 ही है, तो मैं रेड तो यूज नहीं कर पाऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से, मतलब मुझे इस पूरे ग्रिड को ब्लू और ग्रीन से ही फिल करना है। और अगर मुझे ब्लू और ग्रीन से फिल करना है और उसने बोला है कि ब्लू के बीच में ग्रीन का होना कंपलसरी है, द ओनली कॉम्बिनेशन वुड बी कि मैं ब्लू को, 2 ब्लू अगर यहां पे रख रहा हूं, राइट, एडजेसेंट में तो सेम कलर रखना नहीं है, तो एडजेसेंट में सेम कलर तो आप रख नहीं पाओगे, तो आपको इसी तरह से ही ब्लू को अरेंज करना पड़ेगा। यस और नो, यस एवरीबॉडी, ठीक है जी, राइट। और बाकी प्लेसेस पे, जो बाकी प्लेसेस मेरे पास बच गए, यहां पे आपको ग्रीन डालना पड़ेगा, राइट। तो 2 ब्लू के बीच में एटलीस्ट 1 ग्रीन का होना कंपलसरी है, और दोनों एडजेसेंट पे मेरे को सेम सेम कलर भी नहीं यूज करना है। तो दोनों कंस्ट्रेंट तभी फॉलो होंगी जब आप एक अरेंजमेंट ये बनाओगे। टोटल कितने ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बन सकती हैं, तो पहली कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, जब आपने यहां पे ब्लू रखा, फिर एडजेसेंट में सेम नहीं रखना है तो फिर ब्लू को यहां रखना पड़ेगा, फिर यहां पे भी ब्लू नहीं रख सकते तो यहां रखना पड़ेगा, राइट। तो आपने ब्लू से स्टार्ट किया और इस तरह से अरेंजमेंट किया, तो एक अरेंजमेंट तो ये बन रहा है बच्चों। दूसरा दूसरा अरेंजमेंट क्या बन सकता है, दिस इज अ वन वे टू अरेंज इट। सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग दिस अरेंजमेंट इज कि अगर मैं पहले ग्रीन रख दूं, व्हाट इफ आई प्लेस ग्रीन हेयर, राइट। अब मेरे को दोनों में सेम तो रखना नहीं है, तो यहां ग्रीन नहीं रख सकते, यहां भी ग्रीन नहीं रख सकते, तो यहां ग्रीन रखो, यहां पे ग्रीन रखो, यहां नहीं ग्रीन रख सकते तो यहां रख दो, राइट। सो एडजेसेंट सेल्स पे सेम नहीं रखना है, बस दैट्स वन, राइट, वन कंडीशन दैट यू नीड टू फॉलो। तो ये ग्रीन रखने के बाद अब बाकी जो प्लेसेस बचे हुए हैं, यहां पे आप ब्लू रख सकते हो, राइट। यू कैन प्लेस ब्लू हेयर। सो एक पहला था जहां पे हमने ब्लू से स्टार्ट किया था, राइट, ऑल्टरनेटिव ब्लू रखा, बीच में ग्रीन रखा, और फिर सेकंड जहां हमने ग्रीन रखा और बीच में ब्लू। इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट बन नहीं सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा देयर विल बी टोटल 2 कॉन्फ़िगरेशन। सो 2 ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, सो आंसर विल बी 2 एवरीवन। इज क्लियर? दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रेड बीड्स दैट कैन अपीयर इन एनी कॉन्फ़िगरेशन। कि रेड बीड्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती हैं। अब मुझे इस मैट्रिक्स में 5x5 के मैट्रिक्स में रेड को ज्यादा से ज्यादा फिल करना है। इफ आई हैव टू फिल रेड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, राइट, तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या था कि 2 रेड के बीच में मेरे को एक ग्रीन और एक ब्लू डालना है। तो आई ट्राई यूजिंग रेड एज मैनी टाइम एज पॉसिबल। अगर मैंने रेड को यहां रखा तो मुझे, राइट, अब मैं सेकंड रेड को यहां ही रख सकता हूं, बिकॉज मुझे बीच में एक ग्रीन और ब्लू डालना पड़ेगा। यहां रेड रखा तो मैं यहां नहीं रेड यूज कर सकता, यहां नहीं यूज कर सकता, तो रेड को यहां करना पड़ेगा, यहां नहीं कर सकता, यहां नहीं कर सकता, तो रेड को यहां करना पड़ेगा, राइट। इस केस में अगर मैं रेड यहां यूज कर रहा हूं तो दूसरा रेड मुझे यहां यूज करना पड़ेगा। इस केस में रेड यहां नहीं यूज कर सकते, यहां भी नहीं यूज कर सकते, एडजेसेंट हो गया, यहां नहीं यूज कर सकते क्योंकि 2 का गैप तो रखना ही रखना है, राइट। ये इसके एडजेसेंट भी नहीं यूज कर सकते। तो इस वाली रो में अगर मुझे रेड रखना है, सो दिस इज द ओनली प्लेस आई कैन यूज रेड। मुझे गैप एडजेसेंट रो वाइज और कॉलम वाइज ही देखना है। इस पूरी रो में बात करें तो रेड यहां नहीं आएगा, यहां पे यहां आ सकता है, राइट। यू कैन प्लेस रेड ओवर हियर, 2 का गैप रख लिया हमने। यहां नहीं आ सकता क्योंकि बिटवीन 2 रेड्स मेरे को ब्लू और ग्रीन दोनों डालने हैं, तो 2 का गैप कम से कम चाहिए। यहां नहीं आ सकता, बट आई कैन प्लेस रेड ओवर हियर। अब ये जो पोजीशंस बची, यहां पे मैं एक ब्लू और एक ग्रीन डाल सकता हूं, राइट। आई कैन प्लेस ब्लू हेयर, ग्रीन हेयर, देन ब्लू हेयर, राइट, ठीक है, देन राइट ब्लू हेयर,
राइट, ब्लू एंड ग्रीन, दैट्स व्हाट आई नीड टू प्लेस. सो ये जो बाकी जो प्लेसेस बचे हुए हैं, आई कैन यूज ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर देयर, राइट. ठीक है, तो उनके अंदर में ब्लू और ग्रीन डालना है बस मुझे, राइट. तो ये जो बाकी जो प्लेसेस बचे हुए हैं, राइट, बिटवीन एनी टू रेड आई नीड वन ब्लू एंड वन ग्रीन, राइट. तो ये दो रेड के बीच में मेरे को एक ब्लू डालना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे ग्रीन डालना पड़ेगा, राइट. आई हैव टू प्लेस ग्रीन ओवर हियर. ठीक है जी. और यहाँ पे फिर मैं ब्लू डाल सकता हूँ, राइट. सो आई पुट ग्रीन हेयर, आई पुट ग्रीन हेयर. दो रेड के बीच में ब्लू और ग्रीन हो गया. ये दो रेड के बीच में ग्रीन हो गया, ब्लू एक और डाल सकते हैं. यहाँ पे ग्रीन डालना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रीन डालना पड़ेगा. यस, ठीक है जी. आई कैन प्लेस ग्रीन हेयर, राइट. आई कैन प्लेस ग्रीन हेयर, यहाँ पे ब्लू एंड देन यहाँ पे ग्रीन, राइट. सो बाकी अब जो प्लेसेस बचे हैं, यू गाइस कैन प्लेस ब्लू देयर, राइट. So this will be the complete arrangement. तो between two any reds there is one green and one blue. Reds, blue, green. दो red के बीच में green और blue होना चाहिए, right? So that's the condition that I need to satisfy. Between any two reds there is blue, green. Between two reds, blue, green. That is it. This is getting satisfied. So maximum number of red beads जो आप use कर सकते हो वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Answer to the question will be 9, everybody, right? So this question will be 9 answer. Very simple basic arrangement. और कुछ नहीं करना है. जो given conditions हैं बच्चों उनको follow करना है and that is it. ठीक है जी, right? क्वेश्चन में बोला कि what is the minimum number of blue beads in any configuration. अब इस क्वेश्चन में I'll have to minimize the number of blue beads. So funda is very simple. अगर blue को minimize करना है तो red और green को maximize करना पड़ेगा. और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही रेड को मैक्सिमाइज किया है, तो लेट्स ट्राई मैक्सिमाइजिंग रेड. तो रेड को मैक्सिमाइज करने का तरीका तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं. रेड को मैक्सिमाइज करने, दिस इज द वे टू मैक्सिमाइज रेड, राइट. प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड्स यू कैन प्लेस. अब ब्लू को मिनिमाइज करना है तो ग्रीन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, राइट. रेड को तो मैक्सिमाइज कर लिया, अब ग्रीन को भी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. तो अब दो रेड के बीच में एक ग्रीन और एक ब्लू तो चाहिए चाहिए, तो यहाँ पे ग्रीन डालो आप, यहाँ ब्लू मत डालो, राइट. ठीक है, ये दोनों रेड के बीच में, राइट, ब्लू को मिनिमाइज करना है ना, ब्लू कम से कम यूज करना है. तो इन दोनों के बीच में एक ग्रीन आएगा, एक ब्लू तो आएगा ही आएगा. यहाँ बचा हुआ है तो यहाँ पे मैं ग्रीन डाल सकता हूँ. यहाँ पे मेरे को ब्लू डालना पड़ेगा, यहाँ पे फिर ग्रीन डालना पड़ेगा. यहाँ रेड है तो यहाँ पे अगर मैं ग्रीन डालता हूँ तो फिर मुझे यहाँ ब्लू डालना पड़ेगा. ये दोनों रेड है, यहाँ तो मुझे ब्लू डालना पड़ेगा. ग्रीन को यहाँ डाल सकते हो आप. ये दोनों रेड हैं तो आई कैन यूज़ ग्रीन है, तो यहाँ मैं ब्लू डालूंगा तो मुझे यहाँ पे ग्रीन डालना पड़ेगा, राइट. ये दोनों रेड हैं, राइट. आई कैन प्लेस ग्रीन हेयर, राइट. यहाँ रेड है तो इन दोनों के बीच में मुझे ब्लू और ग्रीन दोनों हैं, तो ग्रीन यहाँ पे, ग्रीन के साथ ग्रीन तो आएगा नहीं, तो फिर यहाँ ग्रीन डाल सकते हो, राइट. अब ये जो बाकी पोजीशंस पड़ी हैं इसको आप ब्लू के साथ ही फिल कर सकते हो. यू कैन नॉट यूज एनी अदर कलर, राइट. द ओनली वे इज टू यूज ब्लू. बिकॉज पूरे मैट्रिक्स में हमने रेड को ज्यादा से ज्यादा यूज किया, ग्रीन को ज्यादा से ज्यादा यूज किया, तो ये नंबर ऑफ ब्लू जो है वो मिनिमम ही आएंगे. तो 1 2 3 4 5 6. सो मिनिमम नंबर ऑफ ब्लूज, राइट, दैट यू गाइस कैन यूज टू फिल द मैट्रिक्स वुड बी 6. तो पूरे मैट्रिक्स को फिल करने के कम से कम 6 ब्लू बीड्स तो यूज करने ही पड़ेंगे, राइट. और जो बच्चे कैट 2026 के स्टूडेंट्स हैं, दिस इज एन इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू दैट आरंभ एकेडमी हैज लॉन्च्ड कैट 2026 एकलव्य बैच, जिसपे कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो रहा है, राइट. और बहुत सारे न्यू फीचर्स हमने ऐड किए हैं. आप दोनों बैचेस ले सकते हो, एकलव्य बैच और एकलव्य प्रो बैच भी. बट प्रो बैच में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं. लाइव क्लासेस हैं, कंप्लीट थ्योरी है, ऑनलाइन प्रैक्टिस वॉल्ट है जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, डेडिकेटेड वीकली लाइव डाउट सेशंस आपको मिलेंगे, मिनी मॉक्स मिलेंगे, मल्टीपल टॉपिक टेस्ट मिलने वाले हैं, हेड स्टार्ट मॉक्स हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ आरंभ के मॉक्स भी हैं, करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने हमारे प्रो बैच में दी है, जिसके अंदर 25 कैट के फुल लेंथ मॉक्स आपको करियर लॉन्चर के मिलेंगे, 30 कैट के सेक्शनल भी मिलेंगे, 5 आपको जैट, स्नैप और सीमेट के एग्जाम्स भी मिलेंगे. और इन एडिशन टू दिस आपको आरंभ के भी मॉक्स मिलेंगे. 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगा अगर आप प्रो के लिए जाते हो, बूस्टर कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, जीडीपी वैट प्रिपरेशन और ऑमेट्स का सिलेबस भी मिलेगा. ये 2 डिफरेंट प्राइजेस पे हैं और ये प्राइजेस ऑफर डिस्काउंटेड प्राइजेस हैं, जिसका ऑफर लिमिटेड टाइम तक अवेलेबल है. आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो फॉर एनी अदर इंक्वायरीज. और ये बैच हमने 15 दिसंबर को बच्चों स्टार्ट किया है. सो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर कैट एग्जाम प्रिपरेशन. पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपका 2026 का इस बैच के साथ हो सकता है. इफ यू एनरोल और विद एनी बैच, एनी अपकमिंग बैच ऑन आरंभ अकेडमी, उसमें आपको यही सारे फीचर्स ऐड ऑन होके मिलेंगे बच्चों, राइट. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. होप दिस हेल्प्स योर कैट एग्जाम प्रिपरेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कैट 2026 एग्जाम जर्नी विद आरंभ. थैंक यू.